नमस्कार, मैं सैफ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। हमने सीपीसी में पहले ऑर्डर 5 तक किया है और सेक्शन 27 तक किया है। आज हम ऑर्डर 6 करेंगे। ऑर्डर 6, 7, 8 तीनों ऑर्डर्स जुड़े हुए हैं। इन तीनों ऑर्डर को अध्ययन हम सामान्य रूप से एक साथ करते हैं। तो ऑर्डर 6 क्या है? ऑर्डर 6 ऑर्डर 7 और ऑर्डर 8 के सामान्य नियमों की बातें बताता है। तो आज हम ऑर्डर 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर 6 क्या है? ऑर्डर 6 ये बताता है, सबसे पहले ऑर्डर 6 में रूल 1 ये कहता है कि अभिवचन प्लीडिंग होता क्या है? प्लीडिंग होता क्या है? अभिवचन प्लीडिंग का मतलब है वाद पत्र या लिखित कथन से है। वाद पत्र क्या होता है? वाद पत्र न्यायालय में वाद फाइल करने का एक डॉक्यूमेंट है जो उस व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में फाइल किया जाता है, जिस व्यक्ति के विधिक अधिकारों का हनन हुआ है। यानी वादी के द्वारा वाद पत्र न्यायालय में फाइल किया जाता है और उसका जवाब किसके द्वारा दिया जाता है? प्रतिवादी के द्वारा अपना जवाब दावा या लिखित कथन या रिटन स्टेटमेंट प्रस्तुत करके अपनी प्रतिरक्षा का जो दस्तावेज वो प्रस्तुत करता है उसको रिटन स्टेटमेंट या जवाब दावा कहते हैं। तो अभिवचन प्लीडिंग से मतलब क्या है? वाद पत्र या लिखित कथन है जो वादी के द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है और प्रतिवादी के द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया जाता है। अभिवचन दोनों ही को अभिवचन कहते हैं, वाद पत्र को और लिखित कथन को। दोनों का उद्देश्य क्या है? अभिवचन का उद्देश्य क्या है? ये ऑर्डर 6 अभिवचन क्यों बनाया गया? इसका अभिवचन न्यायालय में फाइल करने का तात्पर्य ये है कि दूसरे पक्षकार को यह जानकारी देना कि हमारा विवाद किस विषय में है। यानी जो इश्यू फ्रेम करने में न्यायालय को जो विवादक जो न्यायालय तय करता है, उन इश्यू फ्रेम करने में न्यायालय को सहायता मिलती है कि किन बिंदुओं पर, किन सब्जेक्ट मैटर पे इनमें विवाद है। वादी अपनी वाद पत्र में बात कहता है और जवाब दावे में प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा करता है। उससे न्यायालय इश्यू फ्रेम करता है, तो न्यायालय को हेल्प होती है कि किन बिंदुओं पर इश्यू फ्रेम तनकी किस पर बनानी है। ठीक है, ये ऑर्डर 6 रूल 1 में था कि अभिवचन क्या है। ये होता है अभिवचन, वाद पत्र और जवाब दावा। फिर आता है ऑर्डर 6 रूल 2। ऑर्डर 6 रूल 2 में अभिवचन के सामान्य नियम बताए हुए हैं कि अभिवचन फाइल जब न्यायालय में किया जाता है, चाहे वाद पत्र फाइल किया जाए चाहे जवाब दावा फाइल किए जाए, तो उसके सामान्य नियम क्या होने चाहिए। तो ऑर्डर 6 रूल 2 में 4 सामान्य नियमों का उल्लेख किया गया है। तो फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये कहता है कि अभिवचन में सिर्फ फैक्ट का उल्लेख होना चाहिए, विधि का नहीं। यानी वादी जो बात कह रहा है वो ये बताएगा कि मेरे किस अधिकार का हनन हुआ है, मेरे कौन से लीगल राइट का हनन हुआ है या कौन सा विधिक अधिकार को खंडित किया गया है। वो सिर्फ फैक्ट को बताएगा, विधि को नहीं। यानी वो ये नहीं बताएगा कि किस विधि में मुझे ये अधिकार दिया गया था या कौन सा लोग मुझे ये अधिकार प्रदान कर रहा है और उस अधिकार का मेरा हनन हुआ है। विधि तय करना न्यायालय का काम है। वादी जब वाद पत्र फाइल करता है न्यायालय में तो सिर्फ ये बताएगा कि मेरे इस तथ्य या इस फैक्ट इन अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। सिर्फ फैक्ट का वर्णन करेगा, उल्लेख करेगा। और प्रतिवादी जब अपनी प्रतिरक्षा न्यायालय में प्रस्तुत करता है, रिटन स्टेटमेंट प्रस्तुत करता है, वो भी सिर्फ फैक्ट की बात बताएगा। ये नहीं बताएगा कि मुझे इस विधि में ये प्रतिरक्षा हासिल है, वो लॉ नहीं बताएगा। यानी कुल मिला के अभिवचन में सिर्फ तथ्यों का उल्लेख होगा, विधि का उल्लेख नहीं होगा।
सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड सामान्य नियम। ऑर्डर 6 रूल 2 में 4 नियम है। फर्स्ट रूल तथ्यों का उल्लेख होगा, विधि का नहीं। सेकंड कह रहा है कि सारवान तथ्यों का उल्लेख होगा, यानी वादी वाद पत्र में और प्रतिवादी अपनी रिटन स्टेटमेंट में जब रचना करता है, वाद पत्र की रचना करता है या जवाब दावा जब तैयार किया जाता है, उसमें सारवान तथ्यों का ही उल्लेख होगा। सारी रामायण महाभारत उसमें नहीं लिखनी है कि ये मेरा पड़ोसी है, इसने मेरे इस अधिकार का हनन किया। सिर्फ इतनी बात कि जिससे ये पता चले कि उस व्यक्ति ने आपके कौन से विधिक अधिकार का हनन किया। ये बात सारवान है, ना कि ये कि वो इस जाति का है, इस धर्म का है, यहाँ पर निवास करता है, यहाँ उसके ये पड़ोसी हैं। ये बातें मायने नहीं रखती है। तो सारवान तथ्य यानी जिससे इश्यू फ्रेम करने में न्यायालय को सहायता हो, उन सारवान तथ्यों का ही उल्लेख किया जाएगा। थर्ड नियम वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड नियम कह रहा है कि तथ्यों का उल्लेख होगा, साक्षिक तथ्यों का नहीं, यानी साक्ष्यों का नहीं। तो इस नियम को समझने से पहले हमें समझना होगा कि तथ्य कितने प्रकार के होते हैं, फैक्ट कितने प्रकार के होते हैं। फैक्ट 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट फैक्टा प्रोबेंटा, सेकंड फैक्टा प्रोबेंशिया। तथ्य 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऐसा तथ्य जिनको न्यायालय में साबित किया जाना है, ऐसे तथ्य जिनको न्यायालय में साबित किया जाना है। यानी ए कहता है कि बी ने मेरे घर का किराया नहीं दिया है, तो किराया नहीं दिया ये तथ्य, इस तथ्य को साबित किया जाना है कि किराया दिया या किराया नहीं दिया, इस तथ्य को साबित किया जाना। सेकंड तथ्य ऐसे होते हैं जिन तथ्यों के माध्यम से फैक्टा प्रोबेंटा को साबित किया जाता है, यानी साक्षिक तथ्य। ये ऐसे तथ्य हैं जिनसे फैक्टा प्रोबेंटा को साबित किया जाता है। तथ्य फर्स्ट तो फैक्टा प्रोबेंटा, जिन तथ्यों को ही साबित किया जाना है। सेकंड आते हैं ऐसे तथ्य जिनके द्वारा उपरोक्त तथ्य यानी फैक्टा प्रोबेंटा को साबित किया जाना। ये सिंगल तथ्य साबित करने वाले तथ्य हैं, यानी ये साक्षिक तथ्य हैं जिनके द्वारा फैक्टा प्रोबेंटा को साबित किया जाता है। तो न्यायालय में तो जब अभिवचन फाइल किया जाता है तो वादी या प्रतिवादी को सिर्फ और सिर्फ फैक्टा प्रोबेंटा का उल्लेख करना है, फैक्टा प्रोबेंशिया का उल्लेख नहीं करना है। एग्जाम्पल, जैसे ए व्यक्ति ने लाइफ इंश्योरेंस करवाया बीमा कंपनी के साथ में। बीमा कंपनी ने ये शर्त रखी कि अगर ये व्यक्ति सुसाइड कर लेता है तो इसको इंश्योरेंस क्लेम नहीं दिया जाएगा। ए व्यक्ति ने आत्महत्या की या मृत्यु हुई, पता नहीं, आत्महत्या की या ए की मृत्यु हुई पता नहीं। न्यायालय में वाद फाइल आता है इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध, इंश्योरेंस क्लेम के लिए न्यायालय में वाद फाइल किया जाता है। तो बीमा कंपनी जो डिफेंडेड थी, जो प्रतिवादी थी, उसने अपनी प्रतिरक्षा में सिर्फ क्या बात कहनी थी, फैक्टा प्रोबेंटा लिखना था। प्रतिरक्षा में रिटन स्टेटमेंट से फैक्टा प्रोबेंटा का ही उल्लेख करना था, यानी उसको ये लिखना था कि ए व्यक्ति ने सुसाइड किया है, उसकी वास्तविक रूप से मतलब सामान्य मृत्यु नहीं हुई है, उसने आत्महत्या की है। सिर्फ इस बात का प्रतिरक्षा लेनी थी बीमा कंपनी। जबकि बीमा कंपनी अगर जवाब दावे में ये उल्लेख करती है कि ए व्यक्ति ने आत्महत्या की है, इसको कैसे साबित किया जाएगा कि वो मानसिक रूप से परेशान रहता था, वो रिवॉल्वर खरीद के लाया था, या उसने रिवॉल्वर से अपने आप को शूट किया। इन तथ्यों से तो ये साबित हो रहा है ना कि उसने सुसाइड किया है। हमें इन तथ्यों का उल्लेख, यानी ऐसे तथ्य जिनसे ये साक्ष्य दिया जा रहा है कि फैक्टा प्रोबेंटा हुआ है, साबित करने वाले ऐसे साक्षिक तथ्यों का अभिवचन में
उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। फोर्थ नियम आता है, तथ्यों का संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। तथ्यों का जो उल्लेख हो रहा है, चाहे वाद पत्र में चाहे अभिवचन में, वो संक्षिप्त होना चाहिए, ना कि विस्तार से पूरी कहानी नहीं बतानी है। सिर्फ और सिर्फ संक्षिप्त में सार गर्भित रूप में अपनी बात को कहना होना चाहिए और वो स्पष्ट होना चाहिए, ताकि न्यायालय को और विरोधी पक्षकार को समझ में आ जाए कि मेरे विरुद्ध किस बात का दावा किया गया है या किस बात की प्रतिरक्षा की जाए। यानी जो तथ्यों का फैक्ट का उल्लेख होना है वो संक्षिप्त होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए अभिवचनों में। ठीक है। ये था ऑर्डर 6 रूल 2, सामान्य नियम था। अब ऑर्डर 6 रूल 4 कि अगर कोई वाद मिथ्या, दुरुपदेशन, कपट, न्यास भंग के आधार पर जब वाद फाइल किया जाता है, चाहे कोई भी इन विशिष्ट, ये जो विशिष्ट वाद है, चाहे मिस रिप्रेजेंटेशन का है, फ्रॉड का है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है, ऐसे जो वाद होते हैं उसमें उन वादों में क्या देनी होंगी पक्षकारों को कि किस प्रकार से मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया था, मिथ्या निर्देशन किया गया था, फ्रॉड किस प्रकार, विशिष्टियां देनी होगी। सिर्फ इनका उल्लेख, जैसे अगर ये कह दे कि ए कह दे कि बी ने मेरे साथ में फ्रॉड किया, तो फ्रॉड किया कैसे किया फ्रॉड, वो विशिष्टियां बताए कि ए कहेगा कि बी ने मुझे कहा कि मैं आपके लिए 1000 बोरी गेहूं दे दूंगा, उसने धोखा किया, वो गेहूं बनाने का मिल वाला मालिक ही नहीं था, उसने फ्रॉड किया। यानी उन विशिष्टियां देनी होंगी कि किस प्रकार मिस रिप्रेजेंटेशन किया, फ्रॉड किया या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। यहाँ पे ऑर्डर 6 रूल 4 में एक कोडवर्ड है विशिष्टियां, विशिष्टियां देनी होंगी। फिर आता है ऑर्डर 6 रूल 6। ऑर्डर 6 रूल 6 ये कह रहा है कि पूर्वभावी शर्त क्या होती है। पूर्वभावी शर्त कि अगर वाद के दोनों ही पक्षकारों को वाद फाइल करने या प्रतिरक्षा करने से पहले किसी पूर्वभावी शर्त यानी अपना अभिवचन फाइल करने से पहले उनको किसी शर्त का पालन करना अनिवार्य था, तो वो अपना अभिवचन, अपनी प्लीडिंग तभी न्यायालय में फाइल कर पाएंगे जब वो ये बताएंगे न्यायालय को कि उन्होंने पूर्वभावी शर्त यानी ऐसी शर्त जिसका पालन पहले किया जाना आवश्यक था, उस शर्त का पालन कर दिया, तभी वो अपनी प्रतिरक्षा न्यायालय में फाइल कर सकते हैं। अगर वो अपना अभिवचन फाइल करते हैं, उस अभिवचन में संक्षिप्त रूप से ये उल्लेख करेंगे कि उन्होंने अपनी जो पहले शर्त का पालन, पूर्वभावी शर्त का पालन कर दिया है। ऑर्डर 6 रूल 7 फेरबदल। ऑर्डर 6 रूल 7 के साथ में फेरबदल है। फेरबदल को अपन आगे पढ़ेंगे। फेरबदल क्या होता है कि एक बार अभिवचन न्यायालय में फाइल कर दिया जाता है, एक बार अभिवचन न्यायालय में फाइल कर दिया गया है, तो बाद में चाहे वादी है चाहे प्रतिवादी है, वो उस अभिवचन में संशोधन किए बिना, न्यायालय की अनुमति लेके वो संशोधन किए बिना उसमें कुछ ना तो ऐड कर सकता है ना उसमें कुछ काट सकता है। यानी न्यायालय की परमिशन लेके पहले वो उसमें अमेंडमेंट करेगा, फिर अमेंडमेंट करने के बाद में ही वो उसमें फेरबदल कर सकता है, कुछ जोड़ सकता है या कुछ काट सकता है। ठीक है। ऑर्डर 6 रूल 8 संविदा का प्रत्याख्यान, संविदा का डिनाय। अगर कोई वाद संविदा हुई थी या नहीं हुई थी पर आधारित है, तो उस वाद में सिर्फ और सिर्फ यह बात लिखना कि संविदा नहीं हुई थी, तो न्यायालय का कार्य सिर्फ यह होगा कि वो देखे दोनों अभिवचनों को ये देखे कि संविदा उनके बीच में पक्षकारों में हुई थी या नहीं हुई थी।
न्यायालय का काम यह नहीं है कि संविदा हुई थी तो वो वैध थी, उसमें प्रतिफल था या नहीं था, इस बात को देखना न्यायालय का काम नहीं है। न्यायालय सिर्फ ये देखेगा कि पक्षकारों के बीच में उन अभिवचनों से ये साबित हो रहा है क्या कि उनके बीच में कोई कॉन्टेक्ट हुआ था। फिर आता है ऑर्डर 6 रूल 9। ऑर्डर 6 रूल 9 ये बात कह रहा है दस्तावेज की अंतर्वस्तु। एक शब्द याद रखना अपने को इसमें, दस्तावेज, कि अगर कोई वाद दस्तावेजों के अंतर्वस्तु पर डिपेंडेड है, यानी कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए जाएंगे और उसके कंटेंट्स ऐसे हैं जिससे वाद साबित या ना साबित होता है, तो वहां पर अभिवचन जब फाइल किया जाता है तो अभिवचन में सिर्फ दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उल्लेख करना पर्याप्त होगा, ना कि उस डॉक्यूमेंट को साथ में अटैच करना। सारे के सारे अगर डॉक्यूमेंट्स बहुत बड़े हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने की अभिवचनों में आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उल्लेख करना पर्याप्त होगा। फिर आता है ऑर्डर 6 रूल 10। विद्वेष या ज्ञान, नॉलेज है किसी को, अगर किसी वाद में यह अभिवचन किया जाता है कि दूसरे पक्षकार विद्वेष की भावना मैलाफाइड रखता था, ये विद्वेष रखता था मेरे प्रति, या किसी वस्तु या किसी बात का ज्ञान विरोधी पक्षकार को था, तो अभिवचन में सिर्फ इतना उल्लेख किया जाएगा कि वो मेरे प्रति विद्वेष रखता था या उसका नॉलेज था, उसको इस बात का ज्ञान था। अब वो विद्वेष किस प्रकार से रखता था या उसको ज्ञान किन परिस्थितियों में हुआ या कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, इन बातों का उल्लेख अभिवचन में करने की आवश्यकता नहीं है। एंड नेक्स्ट आता है सूचना। अगर कोई पक्षकार ये कहता है कि विरोधी पक्षकार को इस बात की सूचना थी, उसको एक तो सूचना होती है, वास्तविक सूचना तो प्रदान कर दी जाती है। यह जो सूचना है वो आणविक सूचना के बारे में बात हो रही है। एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट जो सूचना प्राप्त होती है, तो यहाँ पे इम्प्लाइड रूप से जो सूचनाएं प्राप्त होती है या सूचना प्राप्त है उसके बारे में विवाद है। अगर कोई पक्षकार ये कहता है कि विरोधी पक्षकार को इम्प्लाइड रूप से ये सूचना प्राप्त थी, तो उसको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि सूचना किसके माध्यम से प्राप्त हुई उसे या किन परिस्थितियों में उसको सूचना प्राप्त हुई, सिर्फ ये उपधारणा कर ली जाती है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर 6 रूल 13, विधि की उपधारणाएं। विधि की उपधारणाएं यानी किसी तथ्य की या विधि की, अगर किसी विधि की उपधारणा किसी एक व्यक्ति के पक्ष में की जाती है न्यायालय द्वारा, और अगर एक के पक्ष में कर ली कि उपधारणा, विधि की उपधारणा एक के पक्ष में कर ली, तो इसके साबित करने का भार किस पे आएगा? बी पर आएगा। सबूत का भार बी पर आता है। एविडेंस पे पढ़ते हैं अपन। विधि की उपधारणा अगर एक के पक्ष में न्यायालय के द्वारा की जा रही है तो इसको साबित करने का भार बी पे चला जाता है। तो ये तो न्यायालय एक्ट तो लॉ बता रही है, एविडेंस बता रही है कि साबित करने का भार किस पे आएगा? प्रतिपक्षी पे आ जाएगा, विरोधी पक्षकार पे आ जाएगा। तो जब तक न्यायालय ना उल्लेख ना करे कि सबूत का भार ए को साबित करना है, तब तक अभिवचन में न्यायालय में ए को उस उपधारणा के बारे में, उस विधि के बारे में उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आता है अभिवचन को हस्ताक्षरित किया जाना। हर अभिवचन पक्षकार के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, और अगर पक्षकार ने किसी प्लीडर को एजेंट को नियुक्त कर रखा है या अपनी ओर से प्राधिकार दे रखा है, तो उसके द्वारा वो हस्ताक्षर किए जाएंगे। ऑर्डर 6 रूल 14A, सूचना की तामील के लिए पता। हर अभिवचन जब फाइल किया जाता है
तो उसमें कोई समन भेजना है, कोई सूचना भेजनी है, तो दोनों पक्षकारों, अभिवचन के पक्षकारों से उनके निवास का पता लिया जाता है कि भाई आप कहाँ पे निवास करते हो। अगर कोई सूचना भेजनी है तो कौन से स्थान पे सूचना भेजी जाए, तो वो पता फाइल किया जाता है न्यायालय में, उनसे फाइल करवाया जाता है। जब अभिवचन फाइल किया जाता है तो वो पता क्या कहलाता है, वो रजिस्टर्ड पता कहलाता है। ये रजिस्टर्ड पता 2 वर्ष के लिए माना जाता है, और अगर इस बीच पक्षकार अपना निवास स्थान स्थायी रूप से परिवर्तित कर लेते, चेंज कर लेते हैं, तो उसकी सूचना उन्हें न्यायालय में पहले फाइल करनी हो। और अगर वादी ने रजिस्टर्ड पता गलत बताया या निवास स्थान चेंज कर लिया और उसकी सूचना न्यायालय को नहीं दी, तो न्यायालय क्या करता है, उसके वाद को एक बार रोक देता है जब तक वो सही पता, रजिस्टर्ड सही पता फाइल न्यायालय में नहीं करता। और अगर प्रतिवादी ने गलत पता बताया है या निवास स्थान, परिवर्तित निवास स्थान की सूचना नहीं दी है, तो वहां पर न्यायालय क्या करेगा, प्रतिवादी द्वारा पेश की गई प्रतिरक्षा को न्यायालय काट देगा, और जब तक उसकी प्रतिरक्षा नहीं काम में ली जाएगी जब तक वो सही पता फाइल नहीं करता। और अगर वादी और प्रतिवादी दोनों ही सही पता न्यायालय में फाइल कर देते हैं या परिवर्तित निवास स्थान की सूचना न्यायालय में जमा करा देते हैं, तो फिर उनका वाद आगे चलता है या प्रतिरक्षा आगे कंटिन्यू रहती है। ठीक है। इसके बाद में ऑर्डर 6 रूल 15 पढ़ते हैं अपन। ऑर्डर 6 रूल 15। रूल 15 ये कहता है सत्यापन, वेरीफाई, कि हर अभिवचन जो न्यायालय में फाइल किया जा रहा है वो उस फाइल करने वाले अभिवचन के द्वारा सत्यापित किया जाना जरूरी है। जब भी वाद पत्र की विरचना की जाती है तो उसके नीचे अपन लिखते हैं सत्यापन। सत्यापन क्यों किया जा रहा है? सत्यापन इसलिए किया जाता है कि पक्षकार ने, चाहे वादी है चाहे प्रतिवादी है, जो अपना अभिवचन फाइल कर रहा है, वो ये इस बात ने अभिवचन में जिन तथ्यों का उल्लेख किया है, यानी जिन तथ्यों को उन्होंने अपने अभिवचन में लिखा है, वो तथ्य क्या है, उनके हिसाब से 2 प्रकार सत्यापित कैसे किया जाएगा। वो तथ्य उनके हिसाब से, फर्स्ट, निजी ज्ञान के आधार पे सही होने का विश्वास करते हैं। निजी ज्ञान के आधार पे सही होने का विश्वास करते हैं, यानी जो फैक्ट वो बताता है, ये कहता है कि बी मेरे आस पड़ोस में रहता था, या मेरे किराएदार है, या मैंने उसको इस दिनांक को किराए पे दिया था, ये तो उसके निजी ज्ञान के अनुसार सही है ना। तो फर्स्ट, वो जैसे वाद पत्र में मान लो 8 पॉइंट है, उनमें से वो कहेगा पैरा संख्या 1 से लेके पैरा संख्या 4 तक तथ्य मेरे निजी ज्ञान के आधार पे मैं इन्हें सही होने का विश्वास करता हूँ। सेकंड पॉइंट क्या लिखेगा कि पैरा संख्या 5 से लेके पैरा संख्या 8 तक जो तथ्य हैं वो मैं कानूनी अधिवक्ता या कानूनी सलाह के आधार पे, कानूनी सलाह के आधार पे सही होने का विश्वास करता हूँ। यानी जब सत्यापन किया जाता है किसी भी अभिवचन का, तो उसमें वो तथ्यों को 2 प्रकार से सत्यापित करता है। निजी ज्ञान के आधार पे सत्यापित कर रहा है कुछ तथ्यों को, और कुछ तथ्यों को कह रहा है कानूनी सलाह के आधार पे मैं इन्हें सही होने का
विश्वास करता हूँ। यानी वो ये कह रहा है कि अगर इनमें से कोई भी गलत होता है तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। हर एक सत्यापन जब किया जाता है तो पक्षकार के द्वारा, यानी अभिवचन फाइल करने वाले पक्षकार के द्वारा सत्यापन के साथ में शपथ पत्र यानी एफिडेविट भी लगाएगा। ठीक है, ये था ऑर्डर 6 रूल 15। अब आता है ऑर्डर 6 रूल 16, अभिवचनों को काट दिया जाना। अभिवचनों को काट दिया जाना क्या है? ऑर्डर 6 का रूल 16 और रूल 17 दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। रूल 16 ये कह रहा है कि न्यायालय वाद के किसी भी प्रकरण पर निर्णय देने से पहले, वाद के किसी भी प्रकरण पर परंतु निर्णय देने से पहले, अगर न्यायालय को लगता है कि अभिवचन अनावश्यक है, कलंकात्मक है, तुच्छ है, तंग करने वाले हैं, अनावश्यक है, कलंकात्मक है, तुच्छ है या तंग करने वाले हैं, या विवाद को के निपटारे के लिए आवश्यक नहीं है, या विरोधी पक्षकार के अधिकारों का हनन करने वाले हैं, विरोधी पक्षकार के अधिकारों का हनन करने वाले हैं, तो न्यायालय क्या करता है? ऐसे अभिवचनों में कुछ ऐसे तथ्यों को जो लगता है न्यायालय के अनावश्यक, कलंकात्मक है या तंग करने वाले हैं या दूसरे पक्षकार के अधिकारों का हनन करने वाले हैं, वाद के निपटारे के लिए अनावश्यक है, तो न्यायालय क्या करता है? उन अभिवचनों को न्यायालय वाद के किसी भी स्टेज पर काट सकता है। काटने से पहले न्यायालय पक्षकार को सूचित करेगा। जैसे वादी के वाद पत्र वाले अभिवचनों को काट रहे हैं, तथ्यों को काट रहे हैं, तो न्यायालय वादी को सूचित करेगा, और अगर प्रतिरक्षा में रिटन स्टेटमेंट के तथ्य को काट रहा है तो प्रतिवादी को सूचना करेगा और उनको सुनवाई का अवसर भी देगा। यहाँ पर न्यायालय काट रहा है, पक्षकार आवेदन नहीं कर रहे हैं, न्यायालय काट रहा है। ठीक है, ऑर्डर 6 रूल 17 इम्पोर्टेंट, अभिवचनों में संशोधन। 2 पॉइंट है इसके। अभिवचनों में संशोधन, ऑर्डर 6 रूल 7 के साथ में मैंने बताया था 17 साथ में पढ़ते हैं। साथ में कहा था फेरबदल करना है तो कैसे करेगा? न्यायालय की अनुमति लेके संशोधन किया जाता है अभिवचन में, फिर वो उसमें कुछ काट सकता है या ऐड कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता फेरबदल। तो अब संशोधन क्या है? संशोधन अमेंडमेंट करना, यानी कोई पक्षकार वाद पत्र में कुछ ऐड करना भूल गया था या कुछ जोड़ना चाहता है, या प्रतिवादी रिटन स्टेटमेंट में कुछ ऐड करना चाहता है या कुछ हटाना चाहता है जिसे लगता है सही नहीं है प्रतिरक्षा, तो वो वहां पर संशोधन करने के लिए न्यायालय से क्या करेगा? अनुमति मांगेगा। न्यायालय से अनुमति, परमिशन मांगेगा न्यायालय से कि मुझे अपने अभिवचन में संशोधन करना है, तो वो न्यायालय से अनुमति के लिए आवेदन करेगा। आवेदन करने कौन से स्टेज पे करेगा? वाद के किसी भी प्रकरण पे, वाद के किसी भी प्रकरण यानी कौन से भी स्टेज पे वो कर सकता है।
स्टेज में, किसी भी स्टेज में वो आवेदन कर सकता है कि मुझे अपने अभिवचन में संशोधन करना है, लेकिन निर्णय आने से पहले। अगर न्यायालय को लगता है कि हाँ इसे संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए, तो न्यायालय उसे संशोधन की अनुमति दे सकता है। ये तो था इसका फर्स्ट पॉइंट ऑर्डर 6 रूल 17 में कि न्यायालय से अनुमति ले सकता है कोई भी पक्षकार। कौन से स्टेज पे लेगा? वाद के विचार में वाद के किसी भी स्टेज पे ले सकता है, परंतु निर्णय आने से पहले न्यायालय को लगता है कि संशोधन की अनुमति देना सही है। विवादग्रस्त विषयों के निपटारे के लिए, वाद की बहुलता को रोकने के लिए अनुमति देना आवश्यक है, तो न्यायालय अनुमति दे सकता है। परंतु इसमें एक परंतु ऐड किया हुआ है, परंतु जोड़ा हुआ है। ऑर्डर 6 रूल 17 में एक परंतु जोड़ा गया था 2002 में संशोधन करके। 2002 में जो संशोधन हुआ था सीपीसी में, उसके द्वारा ये परंतु ऐड हुआ। परंतु ये कह रहा है, पहले वाला पॉइंट तो ये था कि वाद के किसी भी स्टेज पे, लेकिन निर्णय आने से पहले आवेदन किया जा सकता है। यहाँ पे परंतु ये बता रहा है कि विचारण स्टार्ट होने के बाद में, विचारण प्रारंभ होने के बाद में न्यायालय संशोधन की अनुमति नहीं देगा। यानी क्या कह रहा है परंतु कि ये कह रहा है कि वाद में ट्रायल चालू होने से पहले संशोधन कर लेना चाहिए। अनुमति संशोधन के लिए आवेदन या अनुमति मांग लेनी चाहिए। विचार प्रारंभ होने के बाद में न्यायालय को लगता है कि न्यायालय संतुष्ट होता है कि हाँ वो उस समय यानी विचार प्रारंभ होने से पूर्व कुछ ऐसे फैक्ट थे जिनके कारण संशोधन नहीं कर पाया था या संशोधन के लिए आवेदन नहीं कर पाया था। अगर न्यायालय संतुष्ट होता है तो विचारण प्रारंभ होने के बाद भी न्यायालय अनुमति देगा। ठीक है, तो अब यह अनुमति कब कब दी जा सकती है और कब नहीं दी जा सकती। ऑर्डर 6 रूल 17 का बड़ा क्वेश्चन आता है कि अनुमति न्यायालय कब देता है। फर्स्ट, विवादग्रस्त विषयों के निपटारे के लिए अगर आवश्यक है तो न्यायालय अनुमति देगा। विवादग्रस्त विषयों के निपटारे के लिए अगर आवश्यक है तो ही न्यायालय अनुमति देगा। सेकंड आता है वादों की बहुलता को रोकने के लिए, वादों की बहुलता को रोकने के लिए। थर्ड आता है इशू फ्रेम करने के लिए, विवादों की विरचना के लिए। अगर ये पॉइंट पाए जाते हैं तो न्यायालय संशोधन की अनुमति देगा। कब नहीं देगा? कब नहीं देगा? जब विवादग्रस्त विषयों के निपटारे के लिए आवश्यक नहीं हो। विवादग्रस्त विषयों के निपटारे के लिए आवश्यक ना हो। सेकंड आता है समय अवधि बीतने के बाद, समय अवधि के बीतने के बाद में अगर बहुत टाइम बाद हो गया वाद और बाद में मान लो ऋण के लिए कोई वाद था, 3 वर्ष के लिए उसने आवेदन ही नहीं किया, बाद में पहले से कोई शूट चल रहा था, उसने कहता है कि मुझे उस ऋण के लिए भी वाद फाइल करना है, वाद पत्र में संशोधन करना है, तो ऐसे वादों को अनुमति संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरे पक्षकार के अधिकारों का हनन करते, दूसरे पक्षकारों के विधिक अधिकारों का हनन करती हूँ, विधिक अधिकारों का हनन करती हूँ, या एकदम नया वाद प्रतिस्थापित हो जाता है। यानी कुछ पहले तो किराए के लिए वाद किया और सेकंड वो जो संशोधन मांग रहा है वो कब्जे के लिए मांग रहा है, तो क्या है पहले वाला वाद तो खत्म हो गया। अब जो नया जो किराए के लिए
किराए के लिए, जो कब्जे के लिए जो नया अमेंडमेंट चाह रहा है वो एकदम नए बात को शुरू कर रहा है, तो वहां पर संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये 617 में था। 618 ये कह रहा है, 617 और 618 एक साथ जुड़े हुए। 617 में अगर न्यायालय संशोधन की अनुमति दे देता है, संशोधन की अनुमति न्यायालय ने दे दी, तो अब संशोधन कितने टाइम में करना है? अगर न्यायालय ने समय सीमा बताई है, न्यायालय ने अगर समय सीमा बता दी कि इस अवधि में आपको संशोधन करना है, तो उस अवधि में संशोधन करना होगा। ठीक है, न्यायालय ने कहा 1 महीने में या 20 दिन में आप अमेंडमेंट कर सकते हो, तो उस समय अवधि में संशोधन करना है। और अगर न्यायालय ने समय सीमा नहीं बताई, न्यायालय ने बताया ही नहीं कि कितनी अवधि में संशोधन करना है, तो वहां पर 14 दिनों में संशोधन करना होता है। अगर न्यायालय ने संशोधन की अनुमति दी है, रूल 17 में अनुमति दे दी, तो रूल 18 ये बता रहा है कि कब तक संशोधन किया जा सकता है। अगर न्यायालय ने अनुमति दे दी 617 में, तो कब तक अमेंडमेंट किया जा सकता है? तो फर्स्ट, अगर समय सीमा बताई है कि इस समय सीमा में आप अमेंडमेंट कर सकते हो, उस समय सीमा में संशोधन करना होगा। और अगर समय सीमा संशोधन के लिए टाइम पीरियड बताया ही नहीं, तो वहां 14 दिनों में अमेंडमेंट करना होता है। और अगर कोई पक्षकार समय सीमा नहीं बताई और 14 दिनों के भीतर अमेंडमेंट नहीं करता या बताई गई समय में अमेंडमेंट नहीं करता है, तो माना जाएगा कि उसने अमेंडमेंट करने के अपने अधिकार या राइट का हनन कर दिया या त्याग कर दिया। अब वो बाद में संशोधन नहीं कर सकता। तो ये था ऑर्डर 6 जो अभिवचन के नियमों को बताता था। अभिवचन क्या होता है, अगर उसकी विरचना की जाती है तो उनमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।